Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट सेकंड के अंतर्गत थ्योरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. First of all, we discuss immediate source of energy for contraction. एक्टिन और मायोसिन मिलकर एक्टोमायोसिन बनाते हैं. एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन का इमीडिएट ऊर्जा स्रोत होता है, तो किसी पेशी में दिए गए समय पर यह केवल अल्प मात्रा में उपस्थित होता है. एटीपी मसल्स में 4 प्रोसेस द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं. पहला होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, सेकंड होता है मसल फॉस्फेजेंस, थर्ड है जिसे हम कहते हैं कोरी साइकिल या जिसे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, और फोर्थ होता है मायोकाइनेज एक्शन इन द मसल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन. फैटी एसिड तथा एसीटो एसीटेट के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है मसल्स में पूर्ण होती है. ग्लूकोज से केवल अल्प परिमाण में ही ऊर्जा प्राप्त होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल्स फॉस्फेजेंस. वर्टिब्रेट एनिमल में फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में ऊर्जा जो होती है फॉस्फेट का एक बैकअप रिसोर्स जो होता है वो विद्यमान होता है. इस यौगिक में एटीपी की अपेक्षा एक उच्चतर फॉस्फेट समूह स्थानांतर स्थिति जिसे हम कहते हैं ग्रुप ट्रांसफर पोटेंशियल पाया जाता है. अतः यह एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह का दान कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का पुनः निर्माण हो जाता है. इस प्रकार के उच्च ऊर्जा फॉस्फेट कैरियर कंपाउंड को हम क्या कहते हैं फॉस्फेजेंस. कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं जिनमें एनालॉगस मैनर में फॉस्फोआर्जिनिन का उपयोग करते हैं. इस यौगिक को इनवर्टिब्रेट फॉस्फोजन माना जा सकता है, जबकि फॉस्फोक्रिएटिन जो होता है वो वर्टिब्रेट फॉस्फोजन होता है. विश्रामावस्था या जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज जो होती है जिसमें कि मसल्स मैमल्स मसल्स या स्तनी पेशी में एटीपी की अपेक्षा लगभग 4 से 6 गुना अधिक जो होता है फॉस्फोक्रिएटिन पाया जाता है. क्रिएटिन फॉस्फेट जो होता है इससे एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में उच्च ऊर्जा फॉस्फेट का स्थानांतरण क्रिएटिन काइनेज नामक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होता है. तो फॉस्फोक्रिएटिन जो होते हैं क्रिएटिन काइनेज एटीपी क्रिएटिन ट्रांसफॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में है ना क्रिएटिन और एटीपी में कन्वर्ट होता है. तो ये जो रिएक्शन है ये है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद पुनः प्राप्ति काल या रिकवरी पीरियड के दौरान एटीपी के उपलब्ध होने पर क्रिएटिन फॉस्फेट का पुनः संश्लेषण हो जाता है. इसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से प्राप्त होती है. एटीपी जो होती है मसल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के साथ एक एक्टोमायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बनाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या जिसे हम कहते हैं कोरी साइकिल. तो जो रैपिड कंटिन्यूटी में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर मसल्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है. ग्लाइकोलाइटिक पाथ द्वारा उत्पन्न पाइरुविक एसिड ऑक्सीकर उपापचय में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीकृत न होकर लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है. ये जो रिएक्शन है NAD तथा लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज द्वारा हाइड्रोजन रिमूवल के कारण संपन्न होती है.
यह एसिड लीवर में पहुंचकर ऑक्सीजन ऋण पेशी में निर्मित करता है, जो कि प्रोलॉन्ग ब्रीथिंग द्वारा चुकाया जाता है। रेस्टिंग में ऑक्सीजन उपलब्ध होने पर यकृत जो होता है, लिवर जो होता है, लैक्टिक एसिड का 1/5 पार्ट जो होता है ऑक्सीकृत होकर एटीपी में उत्पन्न करता है। शेष 4/5 पार्ट जो होता है वो ग्लाइकोजन में पुनः संश्लेषित हो जाता है। तो यह ग्लाइकोजन संग्रहित होता है और रक्त में पारित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पुनः मसल ग्लाइकोजन उत्पन्न होता है। पेशी जिससे क्या होता है, पुनः पेशी ग्लाइकोजन उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन क्या होती है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना और लैक्टिक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मायोकाइनेज एक्शन इन द मसल्स। तो मसल्स में उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं, मसल्स में उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं वो मायोकाइनेज को एटीपी में अन्य स्रोत का है ना, तो एडीपी से एक अणु से एक उच्च ऊर्जा फॉस्फेट के एडीपी के दूसरे अणु के स्थानांतरण का कैटलाइज करते हैं, उत्प्रेरण करता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। पेशियों का जो संकुचन है, इसके लिए कुछ मूलभूत प्रश्न उठते हैं, जैसे मसल्स फाइबर की झिल्लियों से पेशी संकुचन तंत्रिकाओं तक केमिकल और इलेक्ट्रिकल परिवर्तन कैसे पहुंचते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हेतु मसल फाइबर को स्टिमुलस की करने की क्रियाविधि क्या है, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हक्सले और टेलर नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1958 में उत्तेजन संकुचन युगल सिद्धांत, जो कि विद्युत कार्य की प्रयोगों और कैल्शियम आयन की गति पर आधारित होता है, प्रस्तुत किया। तो इन्होंने इसमें देखा कि मेंढक की मसल्स की जेड पट्टी के सामने बहुत छोटे स्थान में कमजोर विद्युत तरंगें प्रवाहित की जाएं, या छिपकली और केकड़ों के मसल्स तंतुओं के पेशी तंतुओं के ए तथा आई पट्टी के बीच तरंगे दी जाएं, तो संकुचन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो उत्पन्न होता है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि ये सभी प्रमुख स्थान, साइट्स जो होती हैं, जहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन या संकुचनीय तत्वों को स्टिमुलेट करते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट करने की क्रिया, इस वाहित करने की क्रिया में कैल्शियम आयन की प्रमुख भूमिका होती है। मसल्स फाइबर में कैल्शियम आयन का प्रवेश कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन में सहायक होता है। मेंढक के पैर की पेशी जब स्टिमुलेट की जाए तो रेस्टिंग रेट जाए, जिसे हम कहते हैं विश्राम दर से 30 गुना अधिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैल्शियम आयन के प्रवेश के कारण हो जाता है। यदि बाहरी माध्यम से कैल्शियम आयन हटा दिया जाए तो संकुचन नहीं होता है, जबकि बाहरी माध्यम में पोटेशियम आयन की सांद्रता में वृद्धि से कभी न समाप्त होने वाला अथवा बहुत अधिक समय तक रहने वाला कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू शेंस नामक वैज्ञानिक ने 1961 में सिद्ध किया कि पोटेशियम आयन द्वारा बढ़ा कॉन्ट्रैक्शन अंदर कैल्शियम आयन के प्रवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन के सिद्धांत। संकुचन जानने हैं तो कई जो है कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील प्रोटीन को पेशी से बाहर निकालकर एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्टोमाइसिन जो कि 0.6 नॉर्मल पोटेशियम क्लोराइड KCl के बाहर रखा गया, और तनु KCl डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड विलयन में रखने पर इसके जो थ्रेड्स या रेशे बन गए।
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो संकुचनशील प्रोटीन जो होता है पेशी से बाहर 50% ग्लिसरॉल विलयन में भी रखा जा सकता है। इन बाहरी प्रोटीन में जब मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एटीपी विलयन डाला गया तो संकुचन हुआ और पेशी में तनाव भी पाया गया। एक्टोमायोसिन जो था वो एक्टिन और मायोसिन में 0.6 एम KCl या जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड विलयन में एटीपी द्वारा टूटती है तथा एटीपी और एडीपी में परिवर्तन होने पर विपरीत क्रिया होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होने पर अपोजिट रिएक्शन या विपरीत क्रिया होती है। एक्टोमायोसिन निर्माण जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेशन के कारण होता है जिससे घनता बढ़ती है और जो थ्रेड्स हैं रेशे हैं वो खिंचने लायक नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंट ग्योर्गी सिद्धांत, जेंट ग्योर्गी व्यूज। तो इन साइंटिस्ट के अनुसार इनके विचार में पेशी का जो स्टिमुलस है या उद्दीपन है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिन और मायोसिन द्वारा जुड़ने पर एक्टोमायोसिन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। एटीपेज या जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम जो कि एच मीरोमायोसिन में होता है एटीपी को तोड़कर एल मीरोमायोसिन को कॉन्ट्रैक्शन या जिसे हम कहते हैं संकुचन हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। अन्य साइंटिस्ट के विचार के अनुसार क्या है, एक्टिन जो होता है वो मॉलिक्यूल का मायोसिन पर स्लाइड ओवर, दूसरी जो विचार जो था जो कि एक्टिन मॉलिक्यूल जो होता है वो मायोसिन पर स्लाइड ओवर करता है, सरकता है, जो कि एटीपी का बंधना और टूटना एक्टिन और मायोसिन के मध्य क्रॉस ब्रिज की चक्रीय खुलाव और बंद होने के प्रोसेस से संबंधित होता है। एटीपी की भूमिका के विषय में दो विचार हैं। पहला विचार है जिसके अनुसार एटीपी से ऊर्जा जो होती है सीधे परिवाहित होती है परंतु एटीपेज एंजाइम के बिना संकुचन नहीं होता है। यदि एटीपी के विरुद्ध सेलिग्रान कार्यरत हो तो संकुचन नहीं होता है। नेक्स्ट जो है दूसरा विचार जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचन के लिए एटीपी का टूटना भी आवश्यक नहीं है। कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, कुछ मसल्स जो पेशियां जो होती हैं इनके संकुचन जो होती हैं एटीपी के टूटे बिना ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन का सरकवां सूत्र सिद्धांत। तो हक्सले एंड हक्सले इन्होंने 1965 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है पेशी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ए बैंड की लंबाई और एच बैंड का अंत और दूसरी जो है एच बैंड की शुरुआत के मध्य की दूरी जो होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा स्थिर रहती है। ए बैंड के मध्य स्थित आई बैंड की लंबाई जो होती है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा बढ़ती और घटती है। इन परीक्षण के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि मोटे जो फिलामेंट्स हैं, मोटे तंतुओं की लंबाई जो होती है जो कि ए बैंड बनाते हैं, ए पट्टी बनाते हैं, पहले तंतुओं की लंबाई जो कि एच बैंड के मध्य अपना स्थान बनाते हैं स्थिर रहती है। इन दो प्रस्तावित विचारों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों जो तंतु हैं, दोनों फाइबर्स जो हैं क्रॉस सेतुओं द्वारा परस्पर क्रिया करते हैं। पेशियों का कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जो कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन्हीं क्रॉस ब्रिजेस के स्थल पर उत्पन्न होता है और ये ब्रिजेस जो होते हैं, सेतु जो होते हैं, हुक्स की भांति कार्य करके एक्टिन फिलामेंट को, एक्टिन सूत्र को मायोसिन सूत्र के साथ
मायोसिन फिलामेंट के साथ साथ लेंथ वाइज रूप में सरका देते हैं और इस सरकने की क्रिया से क्या होता है, आई बैंड जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। न्यूरल स्टिमुलस के सेसेशन के कारण न्यूरल जो होते हैं स्टिमुलस के सेसेशन के साथ जो होता है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो संकुचन जो होता है वो रुक जाता है और मसल फाइबर जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में विश्रांति अवस्था में लौट आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।